आपके सामने प्रस्तुत है एक और नई पुस्तक सुगम ज्योतिष। इसमें सिद्धांत, जातक, दशा, जातिक जातिक नहीं सॉरी ताजिक, संस्कार, मुहूर्त और प्रश्न संबंधी सहस्राधिक, सहस्र माने 1000 होता है, 1000 से अधिक विषयों का अपूर्व संग्रह किया गया जो पहले कहीं संग्रह नहीं किया गया। ये देवीदत्त जोशी जी ने लिखी है और आप देख सकते हैं कितनी मोटी ताजी किताब है, बहुत बेहतरीन किताबों में से एक है। ये इस पब्लिकेशन की है, मोतीलाल बनारसी दास की। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलोर, वाराणसी, पुणे, पटना। बहुत पुराने ज़माने की किताब है। अभी आपको खोल कर दिखलाऊंगा। ये मूल्य है इसका और ये लगभग मैंने ये समझिए 20 साल पहले लगभग खरीदी थी। 20 साल से भी पहले, 25 साल हो गए। मैं किताबों को बहुत संभाल करके रखता हूँ क्योंकि किताबें ज्योतिष की तो विशेष रूप से दोबारा नहीं मिल पाती, क्योंकि अब जैसे ही पब्लिकेशन है, इस पब्लिकेशन ने दोबारा किताबें नहीं निकाली। मुझे देखने में आया था मेरठ में, अकेले मेरठ में ही 7-8 किताबों की दुकानें बंद हो चुकी हैं और ये सब मोबाइल का एडिक्शन का फ़र्क पड़ता है। हालांकि इन्होंने पूरी डिटेल दी है, इन्होंने अपने अपने सब जगह की। ढूंढने से हो सकता मिल भी जाए, मैं कोशिश करूँगा और किताबों को लाने की, लेकिन जो मेरे पास है मैं उन सबको वीडियो में दिखला रहा हूँ। अब इन्होंने प्राथमिक वो दिया हुआ है जो एक भूमिका देते हैं, ग्रंथकार का परिचय, यानी कि देवीदत्त जोशी जी का इन्होंने वो दिया है इन्होंने। उसके बाद हम इस आगे चलते हैं। इस किताब में बताते हैं कि इन्होंने सिद्धांत प्रकरण में खगोल संबंधी जानकारियाँ दी है। इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, खगोल संबंधी। खगोल बोलते हैं आसमान को। आसमान में जो स्टार्स की स्थिति है वो कैसी है, और इसकी मैं आपको सबसे बात करूँ, आप अपनी नंगी आंखों से भी देखना चाहते हैं आसमान में स्टार्स को और उनकी क्या पोजीशन होती है और आपकी कुंडली में क्या पोजीशन होती है, इस किताब ने मुझे वो बतलाया। उसके बाद मुझे ऐसा चस्का लगा कि किताब के माध्यम से रात को उठूं आसमान में सुबह को 3-4 बजे करीब ब्रह्म मुहूर्त में, और जो किताब में लिखा है वो मैं चेक करके आऊँ। और उसको मैंने देखा, किताबों में लिखा देखा, फिर कुंडली में लिखा देखा। तो जब मैंने सब चीज़ मैच कर ली तो मेरे को ज्योतिष में गहराई से विश्वास के अलावा रिजल्ट बेहतरीन मिलने लगा। वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वही आपको दिखता है। अभी मैं निकाल देता हूँ। अब इन्होंने ये चित्र बना बना करके भी समझाया है इस किताब में। ग्रह परिक्रमा, बृहस्पति जी ये हैं, सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ कौन कौन कैसे कैसे चक्कर काटता है। आप जो नेट पे देखते हैं उससे कुछ भिन्न है, कुछ अलग है। और आप देखते हो पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य इधर चला गया और शुक्र ग्रह पास में रहता है। शुक्र ग्रह मैं आपके बारे में बात बताता हूँ। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सीधा नंगी आंखों से दिखता है शाम को 5-6 बजे करीब, 5 बजे तो नहीं, करीब 6 से 7, 7:30 तक के 8 बजे तक के बीच में आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। बड़ा चमकीला स्टार होता है। पश्चिम दिशा की तरफ या नैऋत्य कोण में, पृथ्वी का नैऋत्य कोण पड़ता है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखना, चेक करना। और कई बार बताते हैं कि बुध भी दिखलाई दे जाता है, लेकिन बुध का स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं हो पाया। मुझे आध्यात्मिक साधना में तो हुआ, लेकिन अब इसमें दिखाया हुआ राशि चक्र। राशि चक्र में इन्होंने सूर्य से जो है खगोल मंडल के हिसाब से ओवल के आकार में ये बनाया है कि कैसे कैसे राशियां जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। हो सकता है कोई और ज़्यादा मैथमेटिकली पढ़ता हो तो उसके पास और भी ज़्यादा बारीक हो, लेकिन मैंने फलित के हिसाब से इस किताब में जो जाना, वास्तव में सूर्य किसी राशि पर नहीं होता। जब पृथ्वी तुला राशि के सामने हो तो सूर्य मेष राशि पर दिखाई देता है। कितनी शानदार बात कही, क्योंकि सूर्य तो कभी किसी की परिक्रमा नहीं करता, जबकि कहते हैं कि सूर्य जो है 12 राशियों में भ्रमण करता है। तो सूर्य नहीं भ्रमण करता, पृथ्वी भ्रमण करती है। ये सिद्धांत इन्होंने बतलाया। अब इसके बाद इन्होंने नक्षत्र के स्वरूप कहे गए। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र का स्वरूप क्या ऐसा है। आसमान में आपको इस तरह के तारे बने दिखाई देंगे, 1 2 3 इस तरह का, उसका स्वरूप इस तरह का बना बताया गया है। भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र में 3 तारे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे आसमान में, इनकी दशा दिशा। फिर कृतिका, ये वाला मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देखा है।
आसमान में नंगी आंखों से सुबह 3:30-4 बजे देखने को मिल जाएगा। इस तरह से ये मैंने सबको चेक किया है। पुनर्वसु ये है, आपको इस तरह के भी मिलेंगे, इनकी दशा दिशाएं भी दी हुई होती हैं। इस आश्लेषा नक्षत्र है, इनके चित्रकों के माध्यम से इन्होंने समझाया अच्छी तरह से, बेहतरीन है। आप पहले कभी ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए, खगोल का अध्ययन करने के लिए टेलीस्कोप नहीं होती थी। लोग जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो बांस को अपनी आंखों में लगा कर देखते, बांस से क्लैरिटी दिखती थी। और दूसरा एक तरीका था आसमान के तारों को देखने का, जगह जगह कुएं खोदे गए थे, कुएं में जो पानी होता था उस पानी में दिन में भी तारे दिखते थे। तो वो उस सिचुएशन के आधार पर उन्होंने बनाई है, वो प्राचीन लिपि चली आ रही हैं, बेहतरीन है। अब पृथ्वी के चारों तरफ जो है इन्होंने सर्किल के रूप में दिखाया है राशियों को। पहले इन्होंने दिखाया था ओवल के रूप में, भचक्र के रूप में। भचक्र माने जो गोचर है, जो चलता है पृथ्वी के चारों तरफ जो कुछ है। अब इन्होंने सर्किल में दिखाया है, कितने डिग्री पर कौन सी चीज़ है वो बतलाई है। अब इससे आगे चलते हैं, इन्होंने ग्रहण का वर्णन दिया है। ग्रहण का वर्णन देखना है अगर लिखित में, इन्होंने चित्रों में समझा है, तो वृत्त संहिता किसी और दिन एक्सप्लेन करूँगा। वृत्त संहिता में बहुत लंबा चौड़ा ग्रहण का वर्णन है। अब इन्होंने भूगोल दिया है, इन्होंने 2 ध्रुव दिए हैं। किसके दिए हैं? नाड़ी वृत्त पूर्व पश्चिम एशिया ध्रुव। पृथ्वी का ही एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ये सुमेरु क्या लिखा है, इस पर परिधि वृत्त लिखा है, बहुत ज़्यादा बारीक है। अब इसके बाद उनकी विषय सूची शुरू होती है। अब जितनी मोटी किताब है उस किताब में इन्होंने बारीकी तो बहुत दी होगी, जिस हिसाब से मोटी किताब है। संस्कृत भी है, संस्कृत के अर्थ भी हैं। अब इसमें एक जैसे सामने बात बढ़ गई, सामने दिखा देता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हो के अक्षर लिखा हुआ है, खे लिखा हुआ है, के बुध को भी 2 भागों में बांट दिया, मंगल को 2 भागों में बांट दिया। इसको देख करके मुझे ध्यान में आता है, एक बार मैं किताब लेकर आया जिसमें अक्षर ही अक्षर थे, केवल हिंदी के अक्षर थे अल्फ़ाबेट की तरह से, लेकिन उन अक्षरों से क्या क्या अर्थ निकलते हैं। शब्दों के अर्थ तो आपने सुने होंगे, जैसे भूम माने मंगल भी होता है, एक सिनोनिम हो गया भूम। और तो उसमें अक्षरों से क्या क्या अर्थ निकलते हैं मंत्रों के या आध्यात्मिक शब्दों के, तो वो सब दिया हुआ था। वो किताब मेरे बहुत बाद में जाकर के काम आई, 5-6 साल तक वो रखी रही। अब इस किताब में मुझे सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी खगोल की, वो बेहतरीन लगी मुझे चीज़, जिससे मुझे प्रैक्टिकल अपनी आंखों से, नंगी आंखों से मैं आसमान में तारों को देख पाया, उनको समझ पाया, उनकी स्थिति को। फिर मेरे को पंचांग में भी और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो गया। पंचांग देखने के बाद तुरंत मुझे ये पता लग जाता था कि आज आसमान में क्या स्थिति होगी। जैसे मैं आपको दिखला देता हूँ, बता देता हूँ। आप सब मान लीजिए ईद का चांद का समय है, तो ये आपको तारे की स्थिति यहाँ दिखलाई देगी। और ईद के अलावा आगे पीछे के दिनों में कभी तारा यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, इतनी दूरी का तारा आपको दिखाई देगा। और कई बार शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा की जो स्थिति गोचर में बनी हुई है, सपोज करो मीन राशि में बन रही है, तो आपको नंगी आंखों से शुक्र और चंद्रमा पंचांग में भी दिखेंगे और आसमान में इसलिए क्योंकि चंद्रमा को आप आराम से देख सकते हो, दोनों आप अपने नंगी आंखों से देख सकते हो बिल्कुल बड़े आराम से। और ये शाम का समय होगा, आप चेक भी कर सकते हो। अब बड़ा अच्छा शानदार चित्र होता है अगर आपका मोबाइल कैच करता है या आपके पास ऐसा कोई साधन है जिससे कि आप इन दोनों के चित्र ले सकते हो, तो बहुत बेहतरीन सुंदर सा चित्र लगता है। चांद और तारे का तो मैंने बता ही दिया, इसकी भी बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है। ये हमारे मस्तिष्क का क्षेत्र है। कहते हैं ना, चांद पे एक धर दूंगा सिर पे, यानी कि चांटा मार दूंगा। चांद कहाँ होती है?